बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी क्लास, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है ना। आप लोग के ये बुक है, पेज नंबर है 5, तो उसके ऊपर आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। सबसे पहला है अलजेब्राइक फंक्शंस। अलजेब्राइक फंक्शंस के आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। पोलिनोमियल फंक्शन है जैसे, उसके बाद लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस। तो हम पढ़ते हैं रैशनल अलजेब्राइक फंक्शंस में सबसे पहले पढ़ते हैं पोलिनोमियल फंक्शंस। तो पोलिनोमियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है? पोलिनोमियल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जो कि पोलिनोमियल की फॉर्म का होता है। ठीक है। पोलिनोमियल क्या होती है? हमारे पास कोई भी ऐसी लाइन जो हम इस एक्सप्रेशन में लिख सकें, यानी ए एन एक्स रेज टू पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन अप टू सो वन ए वन एक्स प्लस ए नॉट। यानी इसमें हमारे पास जो सारे के सारे एक्स हैं वो हमारे पास क्या है, उसमें जो उसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास सारे के सारे रियल नंबर्स आएंगे। यानी ए नॉट से लेकर ए एन तक जितने भी कोफिशिएंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स होंगे, और उनके जो एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी जो एक्स की पावर्स आ रही हैं हमारे पास, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। यानी हमारे पास या तो वो पॉजिटिव होंगी या फिर एक्स की पावर 0 होगी, नेगेटिव नंबर नहीं होगी। तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल। और अगर कोई फंक्शन इस पोलिनोमियल फॉर्म का हो तो उसको हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। और इस फंक्शन की हमारे पास डोमेन और रेंज क्या होती है कि आप ये भी आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि जो हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है उसकी डोमेन और रेंज जो होती है वो हमारे पास सबसेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। यानी जैसे हमारे पास अगर लिखते हैं कि जैसे हम यहाँ पे 3x + 2 लिखते हैं, जैसे ये हमारे पास है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है क्योंकि ये हमारे पास किस फॉर्म का लिखा हुआ है, a1x + a0। यानी यहाँ पे x हमारे पास क्या है, ये वाला x, और यहाँ पे x की पावर 0 है। ठीक है, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल होती है और हमने इसके इक्वल लिख दिया है। तो ये हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है और इसमें हमारे पास इसकी डोमेन और रेंज जो है वो हमारे पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगी। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसी होती हैं कि जिसमें वो सब सेट ऑफ रियल नंबर्स आते हैं, और समटाइम्स हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर आ जाती है। ठीक है, यानी डोमेन तो पूरे का पूरा रियल नंबर आएगी, लेकिन रेंज में हमारे पास क्या होगा, उनको पुट करके देखते जाएंगे तो वो भी ऑलमोस्ट पूरे का पूरा रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। और इसमें आप लोगों ने एक ये बात याद रखनी कि ए एन यानी जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है हमारे पास, वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसी भी पोलिनोमियल में अगर हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है तो फिर वो डिग्री n का हमारे पास पोलिनोमियल होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे पास जो कोफिशिएंट है, जो लीडिंग कोफिशिएंट है, वही हमारे पास अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास x की पावर जो n होगी वो तो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी पोलिनोमियल n-1 डिग्री की बन जाएगी। इस वजह से n डिग्री की पोलिनोमियल बनाने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लीनियर फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने पोलिनोमियल फंक्शन की एग्जांपल भी दी हुई है कि p ऑफ x = 2x रेज़ टू पावर 4 - 3x³ + 2x - 1। और यहाँ पे इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4 है, क्योंकि हमारे पास जो हाईएस्ट डिग्री है एक्सपोनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, 4 है। इस वजह से इस पूरी पोलिनोमियल फंक्शन की डिग्री हमारे पास 4 आ गया, और लीडिंग कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2। उसके बाद लीनियर फंक्शन हमारे पास क्या होता है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है कि जो हमारे पास जिसमें जो मैक्सिमम पावर होती है वो 1 होती है। ठीक है ना, यानी हमारे पास जो पोलिनोमियल फंक्शन है अगर उसकी डिग्री 1 हो जाए तो उसको हम लोग लीनियर फंक्शन कहते हैं। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन की ही फॉर्म बन जाती है कि एक ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री 1 होती है वो हमारे पास लीनियर फंक्शन बन जाता है। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि लीनियर फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म ax + b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर रियल नंबर्स। यानी कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है, क्योंकि x की जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 1 बन रही है, तो इस वजह से हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो हमारे पास 1 है। इस वजह से ये हमारे पास लीनियर फंक्शन बन जाएगा। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 3x + 4 हमारे पास एग्जांपल दी हुई है। तो क्योंकि ये भी हमारे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जो लीनियर फंक्शन होता है ये भी पोलिनोमियल फंक्शन होता है, इस वजह से इसकी डोमेन और रेंज भी हमारे पास क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स के इक्वल होगी। उसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि जिसको हम लोग फंक्शन अप्लाई करने से वही एलिमेंट हमारे पास आ जाए। जैसे यहाँ पे देखें कि फंक्शन हमारे पास है फ्रॉम x to x ऑफ द फॉर्म कि अगर हम जिस एलिमेंट पे हम लोग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं वो उसके खुद के इक्वली आ जाए। ठीक है ना, इस वजह से इसको आइडेंटिटी कहते हैं कि वो फंक्शन खुद के इक्वल आ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर ये एग्जाम्पल है हमारे पास, उन्होंने यहाँ पे बुक जिस तरह बुक पे भी दी हुई है कि f ऑफ x = x आना चाहिए अगर f हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम x to x। तो यहाँ पे देखिए अगर हम x को 1 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, f ऑफ 1 = 1। 2 पुट करेंगे तो f ऑफ 2 = 2, यानी x को जो वैल्यू देते जाएंगे उसका इमेज हमारे पास उसके अपने इक्वल ही आता जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन जिसमें हमारे पास इमेज और प्री इमेजेस बराबर हों तो वो हमारे पास आता है आइडेंटिटी फंक्शन। ये हमारे पास इमेज होता है, सॉरी ये इसका ये हमारे पास इमेज है और इसका ये हमारे पास
प्री इमेज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जैसे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स की कोई भी वैल्यू हम लोग पुट करते जाएँ तो वो खुद के इक्वल ही आती जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इसकी डोमेन और रेंज हमारे पास क्या होती है, वो सेट खुद होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्स और एक्स को वैल्यूज़ देते जाएंगे और एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, उसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है हमारे पास डोमेन जो होगी, जो हम वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे वो भी इसी एक्स से सारी की सारी होंगी, और पुट करने के बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं, यानी ये इस एक्स की वैल्यूज़, वो भी सारी की सारी यही वाला एक्स आता जाएगा। इस वजह से हमारे पास डोमेन और रेंज जो होगी वो पूरे का पूरा सेट खुद होगा, ठीक है। इन पर्टिकुलर अगर वो हमारे पास सेट ऑफ एक्स हमारे पास आर के इक्वल आ जाए, यानी सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल आ जाए, तो हम लोग फिर कहते हैं कि ये इसकी डोमेन और रेंज पूरे का पूरा ये वाला सेट आर हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हम लोग फंक्शन को एक्स को कोई भी वैल्यूज़ देते जाए, वो सिर्फ एक कांस्टेंट के इक्वल आती जाए, यानी जो हमारे पास रेंज है वो चेंज नहीं होगी, वो हमारे पास सिर्फ ये वाला कांस्टेंट आती जाएगी, ठीक है ना। यानी ये फंक्शन हमारे पास इस फॉर्म का भी हो सकता है, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, ये फंक्शन हमारे पास क्या है कि इसको हम कोई भी वैल्यूज एक्स को देते जाएं, हमारे पास 2 ही आता जाएगा, यानी एफ ऑफ 1 अगर हम देते हैं तो भी ये 2 के इक्वल आएगा, बिकॉज यहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई एक्स है नहीं है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम एफ ऑफ 2 लिखेंगे तो भी 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे एक्स को अगर हम 3 वैल्यूज देंगे तो भी ये 2 के इक्वल आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक नंबर फिक्स कर दिया हुआ है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्स की वैल्यूज हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंट वही रहेगा, इस वजह से हम इसको कॉन्स्टेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखें, एग्जाम्पल में भी उन्होंने लिखा हुआ है सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन होता है, इसको हम फिक्स्ड भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट जो होता है वो हमारे पास फिक्स्ड हो जाता है, ठीक है। और ऐसे फंक्शन की जो डोमेन और रेंज होती है, डोमेन तो हम लोग जो होती है वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक्स को हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर भी दे सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास जो डोमेन होगी वो हमारे पास क्या होगी, पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होगी। लेकिन रेंज में चूंकि हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बार बार आ रहा है, यानी 2 ही आ रहा है, बस कांस्टेंट है, तो हमारे पास रेंज सिर्फ 2 आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन हमारे आपने रैशनल नंबर्स पढ़े होंगे, ऐसा नंबर जिसको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिख सकें, और पी ओवर क्यू हमारे पास कहाँ से बिलोंग करने चाहिए, सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि एक ऐसा रैशनल नंबर जो रैशनल फंक्शन है, सॉरी, वो हमारे पास किस फॉर्म का होता है, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, यानी यहाँ पे पी ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है, क्यू ऑफ एक्स भी पोलिनोमियल है हमारे पास। तो अगर हम थोड़ा इस फॉर्म का जैसे एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊँ, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म का जो भी हम फंक्शन लेंगे वो हमारे पास रैशनल फंक्शन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब पी ऑफ एक्स को हम लेट कर लेते हैं कि ये हमारे पास है 3x + 4, और क्यू ऑफ एक्स हमारे पास है 3x² + 2 + 1। तो हमारे पास जो रैशनल फंक्शन होगा वो हमारे पास किस फॉर्म का होगा, पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, यानी 3x + 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 2 + 1। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन बन गया है, यानी पी ओवर क्यू की फॉर्म का। फिर क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 0 के इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास पॉलिनोमियल्स हैं। अब उसके बाद देखें डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन जो होती है वो हमारे पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होती है, ठीक है ना। हम लेकिन उसके अलावा हमने देखना है कि डोमेन पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर होती है, लेकिन उसमें वो वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे जिनके लिए क्यू ऑफ एक्स हमारे पास 0 हो जाए, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास इसकी डोमेन जो है वो पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर आएगी, सिर्फ वो वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे इसमें वो वाले एलिमेंट्स नहीं आएंगे जिनको इसमें पुट करने से हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम देखें 3x² + 2x + 1, सॉरी x है यहाँ पे 2x है, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। अच्छा, अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है कि 3x² + 2x + 1, चूँकि हमारे पास जो रैशनल फंक्शन था वो किस फॉर्म का था, इस फॉर्म का था, ठीक है। इसकी डोमेन जो होगी वो हमारे पास क्या होगी, सारे का सारा रियल नंबर, लेकिन ऐसे एलिमेंट्स को निकाल देंगे जिनको इसमें पुट करने से हमारे पास 0 आ रहा होगा। तो इसको यानी इट मीन्स कि इसके सॉल्यूशंस हम लोग निकाल देंगे, यानी अगर हम इसको 0 पुट करके इस पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे, हमारे पास x की जो 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, सपोज कर लें +-2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम ऐसे एलिमेंट्स को इसमें पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी ये मैंने फर्जी वैल्यू ली है +-2, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लेंगे कि कौन सी वैल्यूज़ यहाँ पे आती हैं। अगर हम उनको इसमें पुट करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ये वाली जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डोमेन हो जाएगी, डोमेन ऑफ रैशनल फंक्शन हमारे पास आ जाएगी
पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर माइनस हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि हमारे पास प्लस माइनस 2 पुट करने से ये हमारे पास 0 आ जाएगी, ठीक है, दैट इज़ वाई। उसके बाद ज़रा देखें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पास कौन से होते हैं, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो साइन एक्स कॉज एक्स ये इस फॉर्म के होते हैं हमारे पास, ठीक है, टेंजेंट को टेंजेंट। तो इसकी भी डोमेन और रेंज आप लोगों ने पिछले यानी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी हुई है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि डोमेन हमारे पास पूरे का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है, लेकिन रेंज हमारे पास साइन की क्या है, -1 से 1 तक है, कॉज की भी -1 से 1 तक है। सिमिलरली बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी भी आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लें। उसके बाद इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इसकी भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास क्या है कि y = साइन इन्वर्स एक्स इफ एंड ओनली इफ x = साइन वाई, तो उनकी भी हमारे पास डोमेन और रेंज लिखी हुई है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे फंक्शंस जो कि एक्सपोनेंट यानी पावर की फॉर्म में आ रहे हों, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल y = e की पावर है, यानी जिसमें वेरिएबल जो होता है वो हमारे पास पावर में चला जाता है। जैसे e की पावर में हमारे पास चला गया ax, यानी x जो है वो पावर में चला गया है। सिमिलरली y = e की पावर x हो गई है, y = 2x हो गई, यानी अगर हम देखेंगे सारी एग्जाम्पल्स में जो वेरिएबल है x वो हमारे पास पावर में चला गया, इस वजह से हम इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है लॉगरिथमिक फंक्शन, हमारे पास क्या आता है, जो लॉग की फॉर्म का होता है, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा बस पढ़ लें कि हमारे पास किस तरह का ये फंक्शन होता है। और ऐसा फंक्शन लॉग में हमने 2 तरह के लॉग पढ़े हुए हैं, एक ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 यानी जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास 10 के इक्वल होता है, तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। और अगर हमारे पास बेस जो है वो e के इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं, ठीक है। लॉगरिथमिक फंक्शन आप लोग रहने देंगे, आप लोग बाद में कर लें। उसके बाद है कि आप लोग की एग्जाम जो एक्सरसाइज है, कल आप लोगों ने क्वेश्चंस भी किए होंगे, तो उसमें ये वाली चीज़ यूज़ हुई है। हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं कि साइन हाइपरबोलिक x = ex माइनस x डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास ये हाइपरबोलिक साइन फंक्शन होता है, ठीक है ना। इसकी डोमेन और रेंज भी उन्होंने बताई है कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होता है। तो ये आप लोगों ने कल एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी किए होंगे, तो वहाँ पे भी इस फॉर्म के क्वेश्चंस आए होंगे आप लोगों के, कुछ आइडेंटिटीज़ प्रूव करनी थी, उनमें इनका यूज़ होना था, ठीक है। तो वो यहाँ से ली हुई थी, हाइपरबोलिक फंक्शंस वो यूज़ हुए थे। तो ये आप लोगों ने बड़े अच्छे से याद करनी है, तो भूलनी नहीं चाहिए आप लोगों को, ये ज़ुबानी याद होनी चाहिए कि साइन हाइपरबोलिक x हमारे पास इक्वल होता है ex माइनस e माइनस एक्स बाई 2, कॉस हाइपरबोलिक x हमारे पास होता है ex प्लस e माइनस एक्स बाई 2, और टेंजेंट हमारे पास चूँकि साइन हाइपरबोलिक ओवर कॉस हाइपरबोलिक के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जब साइन ओवर कॉस करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल होकर हमारे पास ये वाली चीज़ बच जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सीकेंट हाइपरबोलिक चूँकि कॉस का इन्वर्स होता है, तो यहाँ पे 2/e(x प्लस e माइनस एक्स आ जाएगा। कोटेंजेंट हमारे पास टेंजेंट का इन्वर्स होता है, तो उसका इन्वर्स हमने ले लिया। कोसिकेंट हमारे पास साइन का इन्वर्स होता है, तो साइन का इन्वर्स ले लिया। तो ये जो 6 हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये आप लोगों को बड़े अच्छे से याद होने चाहिए और ज़ुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। इसकी मदद से आप लोग जो एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों की आइडेंटिटीज़ हैं वो आप लोगों ने इन्हीं की मदद से सॉल्व करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये आप लोग रहने दें। उसके बाद है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस कौन से होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग अब देखें y को हम इंडिपेंडेंट टर्म्स में आसानी से हम लोग इसको अलग कर सकें, ठीक है। यानी अगर y जो है एक ऐसा फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है जिसमें x और y मिक्स दोनों फंक्शंस यूज हुए हुए हैं, तो जिसमें हम y को इजीली इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के हम लोग लिख सकें, तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिट फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ये फंक्शन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि y जो है वो x से अलग हो गया है, बड़ी आसानी से अलग हो गया, इस वजह से हम लोगों ने इसको एक्सप्लिसिट फंक्शन कह दिया, ठीक है। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हम y और x को बड़ी आसानी के साथ एक दूसरे से अलग अलग कर सकें, वो हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और ऐसा फंक्शन जिसमें हम लोग x और y दोनों इस तरह से मिक्स हुए हुए होते हैं कि हम उन दोनों को अलग नहीं कर सकते, तो ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ऊपर देखें हमारे पास y बड़ी आसानी से अलग हुआ पहले ही हुआ हुआ है, ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल देखें उसमें भी y अलग हुआ हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। अब नीचे देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे देखें हमारे पास x और y दोनों इस तरह से मिक्स है कि हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखें अगर हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं, ये हमारे पास है x² प्लस xy प्लस y² = 2। तो यहाँ पे देखें अगर हम x और y को अलग करने की कोशिश करते हैं, प्लस y² = 2 माइनस xy, अब देखें ये फिर से इकट्ठा हो गया, हम इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, यानी x और y कहीं ना कहीं वो इकट्ठे आते ही जाएंगे, तो इस वजह से हम लोग इसको इम्प्लिसिट फंक्शन का नाम दे देंगे, ठीक है। पैरामीट्रिक की कोई जो पैरामीटर्स की फॉर्म का होता है कि आप लोग रहने दें। उसके बाद है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, ठीक है।
इवन फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है कि अगर हम ओरिजिनल फंक्शन में, जैसे यहाँ पे देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अगर इस एक्स की जगह पे हम लोग माइनस एक्स पुट कर दें और हमारे पास आंसर जो है वो बिल्कुल पहले वाले एफ ऑफ एक्स जैसा ही आ जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं वो इवन फंक्शन है। यानी माइनस का साइन लगाने से उस फंक्शन पे कोई भी असर ना हो, कोई इफेक्ट ना हो, तो उस फंक्शन, ऐसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं कि वो इवन फंक्शन है। जैसे यहाँ पे देखें हमारे पास क्या, यानी अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एन इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यानी अगर हम माइनस एक्स पुट करें तो वो उसका आंसर भी एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, ठीक है। फॉर एवरी नंबर ऑफ एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो फंक्शन इवन आ जाएगा। और ऑड फंक्शन क्या होता है हमारे पास, कि अगर हम माइनस एक्स पुट करने से हमारे पास वो माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो हमारे पास आ जाएगा वो फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। इसके इवन और ऑड के भी आप लोग के एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं, होप के आप लोगों ने कर लिए होंगे कल, लेकिन उसके लिए मैंने सोचा आप लोगों को एक दफ़ा फिर से समझा दूँ कि इवन फंक्शन क्या होता है हमारे पास और ऑड फंक्शन क्या होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दी होंगी, ठीक है। अब उसमें शायद यहाँ पे आइडेंटिटीज़ हैं, उसके बाद ठीक है, जैसे ये देखें कि हमने शो करना है कि फंक्शन इवन है या ऑड है, तो उसमें देखें सबसे पहले हमारे पास क्या हुआ था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 था, तो इस x की जगह पे माइनस एक्स पुट कर दिया, ठीक है। यानी इस x की जगह पे माइनस एक्स, इस x की जगह पे माइनस एक्स रेज टू पावर 4, तो हर जगह पे माइनस पुट करते गए। तो यहाँ से ये देखें चूँकि इसकी पावर 4 थी तो ये माइनस हमारे पास प्लस में चेंज हो गया, इसकी पावर स्क्वायर थी ये भी प्लस में चेंज हो गया, प्लस 7। अब देखें ये फिर से ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आ गया, यानी एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आ गया है, तो हमारा ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7 जो है ये हमारे पास इवन फंक्शन बन गया है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें तो वहाँ पे माइनस एक्स पुट करने से हमारे पास माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आया है, तो वहाँ पे इसका मतलब ये है कि ये वाला हमारे पास जो फंक्शन है वो हमारे पास ऑड फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ज़रा देखें, अच्छा यहाँ पे बस एक, यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि हमने शो ये करना है कि पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। यानी पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं जो एक इक्वेशन से हम लोगों ने मज़ीद किसी एक और एक्स्ट्रा हम यानी पैसे हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं एक्स और वाई, उन दोनों एक्स और वाई जो वेरिएबल्स हैं उनको हम किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें उन्होंने कहा हुआ है कि ये इस सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, तो यहाँ पे देखें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स थे, ठीक है। तो इसकी पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने किस तरह से लिखी है कि इसको हमने मज़ीद तीसरे वेरिएबल यानी टी की फॉर्म में दोनों को लिख दिया है, ठीक है ना। टी यहाँ पे अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हमारे पास एक्स और वाई यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल बन गए हैं। तो हमने शो ये करना है कि ये दोनों जो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी और वाई इज इक्वल टू ए साइन टी है, ये दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इसकी, ठीक है। इसको हम लोगों ने शो कैसे करना है कि हम लोग देखें सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन टी, हम लोगों ने पैरामीट्रिक इक्वेशंस लिख ली। अब देखें हम दोनों में से टी को ख़त्म करना चाहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने शो ये करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आता है हमारे पास, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के लिए हम लोगों ने इसका स्क्वायर ले लिया पहली वाली पैरामीट्रिक इक्वेशन का, वाई स्क्वायर के लिए सेकंड वाली का स्क्वायर ले लिया। जब पहली का लिया तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी, सेकंड का लिया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी, ठीक है, ये आ गया। अब दोनों को ऐड करना है क्योंकि हम लोगों ने ये वाली इक्वेशन बनानी है। अगर ये इसको सॉल्व करने से हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है तो हम लोग ये कहेंगे कि ये दोनों हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं इसकी, इस सर्कल की, ठीक है ना। उसके बाद ज़रा देखें जब उन दोनों को ऐड किया हम लोगों ने तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी। ए स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी आ जाएगा। यहाँ से आप देखें कि इन दोनों को ये हमारे पास एक फार्मूला भी बनता है, जब हमने पढ़ा हुआ था फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो उसको यूज़ करते हुए हमारे पास ये वाली चीज़ 1 के इक्वल हो जाएगी और हमारे पास बाकी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अब हमारे पास देखें ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम आ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक्स इज इक्वल टू ए कॉस टी और वाई इज इक्वल टू ए साइन टी जो है ये हमारे पास इस सर्कल की यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ठीक है। इस तरह के जो आप लोगों के क्वेश्चंस हैं वो एग्जांपल में भी होंगे जिसमें आप लोगों ने शो ये करना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देखें, इसमें आप लोगों ने शो ये करना है कि ये पैरामीट्रिक इक्वेशंस इसकी हैं। आप लोगों ने ये 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो ये आप लोग इसको करें, जहाँ से समझ नहीं आती आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों की ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसको आप लोगों ने पूरी एक्सरसाइज को बड़े अच्छे से तैयार करना है और जहाँ से भी आप लोग को थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है आप लोग पूछ सकते हैं किसी भी टाइम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।